हेलो एवरीवन, मैं विनय उपाध्याय प्रेजेंट कर रहा हूँ और हम लोग कर रहे हैं यूपीएससी मिशन 2023 की तैयारी हिंदी मीडियम से। और उसी के रिगार्डिंग द हिंदू न्यूज़पेपर से डेली बेसिस पे मैं कराता हूँ प्रीलिम्स एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो 21 जुलाई 2022 के रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनेंगे उन सभी को हम लोग कवर करेंगे द हिंदू करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग। और ये सीरीज मैंने शुरू किया था 1 जून 2022 से कि जो लोग भी 2023 के एग्ज़ाम में बैठेंगे उनके लिए एक साल का तो करंट अफेयर्स सफिशियंट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं सारे पॉइंट्स फटाफट। ये सभी वीडियोस आपको इस सीरीज का प्रीलिम्स फैक्ट्स वाले प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो प्रारंभिक परीक्षा हेतु तथ्य, पहला पॉइंट हम लोग देखेंगे इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय जो चर्चा में है। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना NCLP योजना, ट्विप्लोमेसी, भारत अफ्रीका व्यापार और निवेश समझौता, लैंडलॉर्ड पोर्ट मॉडल और इसरो के आगामी मिशन, ये सारे पॉइंट्स हम लोग देखने वाले हैं। इसके अलावा हम देखेंगे धमनी विफसार एनरिज्म, न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP जिसको बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, भारत और नामीबिया के बीच चीतों को भारत लाने के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर, ये सारे पॉइंट्स देखते हैं। प्रारंभिक परीक्षा हेतु तथ्य, पहला पॉइंट है इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। कौन है ये? तो आदिल शाही वंश 1490 से 1686 के बीच के बीजापुर सुल्तानों में इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय जो है ये था 1571 से 1627 तक एक प्रतिभाशाली शासक और कला संरक्षक होने के अलावा एक कवि, संगीतकार और चित्रकार भी था। तो इससे रिलेटेड क्या चीज़ें आई हैं तो देखते हैं। इब्राहिम इस्लाम के सुन्नी संप्रदाय का अनुयायी था, किंतु अपने धार्मिक विचारों और पद्धतियों में काफ़ी उदार था। वह पैगंबर मोहम्मद, हिंदू देवी देवताओं सरस्वती और गणपति और गुलबर्गा के सूफी संत सैयद मोहम्मद गिसु दरस 1321 से 1422 के प्रति भक्ति एवं श्रद्धा रखता था। इब्राहिम रस सार की भारतीय सौंदर्य अवधारणा से अच्छी तरह वाकिफ था। वर्ष 1599 में उसने बीजापुर के पास एक नई राजधानी नौरसपुर की नींव रखी। उसने नून ए नौरस नामक एक सिक्का भी जारी किया। इब्राहिम ने किताब ए नौरस में 59 गीतों और 17 दोहों की रचना की जो बाद में उर्दू में अनुवादित किए गए थे। तो इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय देख सकते हैं, ये यहाँ तक इसका पूरा साम्राज्य था इसके समय में। अहमदनगर, बीदर, बीजापुर, गोलकुंडा हैदराबाद में ये विजयनगर एम्पायर है। गोवा, बॉम्बे, कलिकट, कोचीन, मद्रास, त्रावणकोर, तो देख सकते हैं ये डेक्कन सल्तनत्स हैं और विजयनगर एम्पायर। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना NCLP यानी कि नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट। तो ये योजना समग्र शिक्षा अभियान के तहत बाल श्रम से संबंधित कोई डेटा प्राप्त नहीं किया गया है। कारण, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना का समग्र शिक्षा अभियान में समाहित किए जाने के बाद से परियोजना के वित्तीयन में कटौती। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना NCLP नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट योजना 2007 9 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को NCLP विशेष प्रशिक्षण केंद्रों में नामांकित किया जाता है, जहाँ उन्हें औपचारिक शिक्षा प्रणाली में मुख्य धारा में आने से पहले पूरक शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, वजीफा, मध्याह्न भोजन, स्वास्थ्य देखभाल आदि प्रदान की जाती है। तो नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट, इसके बारे में ज़रूर आप पढ़ना। अब थोड़ा सा और समझते हैं परिभाषा क्या है बाल श्रम का, चाइल्ड लेबर का। तो बाल श्रम को बच्चों को उनके बचपन, उनकी क्षमता, उनकी गरिमा से वंचित करने एवं उनके शारीरिक और मानसिक विकास के लिए हानिकारक काम के रूप में परिभाषित किया गया है। पिछले साल UNDP और कोको कोला कंपनी के अध्ययन में कहा गया था कि बाल श्रम की परिभाषा में अभी अस्पष्टता है। भारत में बाल श्रम संबंधी अन्य प्रावधान को समझते हैं। तो बाल श्रम निषेध विनियमन संशोधन अधिनियम 2016, इसके तहत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी व्यावसायिक उद्यम में रोजगार में नियोजित करना अवैध घोषित किया गया है। हालांकि इसमें पारिवारिक उद्यमों में बाल श्रम की अनुमति दी गई है। आर्टिकल 23 मानव के अवैध व्यापार और बालात श्रम से प्रतिषेध है। अनुच्छेद 24
कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा। किसी अन्य परिसंकट में नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 23 और 24। इसके अलावा नेक्स्ट इसमें है कि किशोर न्याय बालकों की देखरेख संरक्षण अधिनियम 2015। इसमें उम्र या व्यवसाय के प्रकार किसी में सीमा के बिना देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों की श्रेणी में काम करने वाले बच्चों को शामिल किया गया है। बाल मजदूरी निषेध पोर्टल के कारगर कार्यान्वयन के लिए मंच, प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव इन्फोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर, इसको पेंसिल बोला गया है। पोर्टल 2017 NCLP योजना के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता की बात करें तो भारत ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कन्वेंशन ILO के कन्वेंशन नंबर 138 रोजगार के लिए न्यूनतम आयु और कन्वेंशन नंबर 182 बाल श्रम का सबसे खराब रूप की पुष्टि की है। तो इसको जरूर आप देखना। नेक्स्ट अगला पॉइंट है ट्विलोमेसी। इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? तो हाल ही में देखा गया है कि दुनिया के कई नेता ट्विटर का इस्तेमाल संचार के साधन के रूप में करते हैं, जनता के सामने अपने विचार रखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह का वर्ड पूछ लेता है। तो ट्विटर डिप्लोमेसी को ट्विप्लोमेसी या हैशटैग डिप्लोमेसी भी कहा जाता है। इसके तहत सोशल मीडिया वेबसाइट ट्विटर का उपयोग देशों के प्रमुख अंतर सरकारी संगठनों के नेताओं, उनके राजनयिकों द्वारा राजनयिक आउटरीच और सार्वजनिक कूटनीति का संचालन करने के लिए किया जाता है। तो याद रखिएगा ये ट्विप्लोमेसी, ठीक है, या इसी को हैशटैग डिप्लोमेसी भी कहा गया है। ट्विटर डिप्लोमेसी है ये। तो ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी है ये, हो गया। अब इसी में आ जाएगा ये ट्विटर और ये डिजिटल डिप्लोमेसी, ये दोनों मिल जाएंगे तो हो जाएगा ये ट्विप्लोमेसी। नेक्स्ट है भारत अफ्रीका व्यापार और निवेश समझौता। कॉन्टेक्स्ट है कि भारत सरकार ने अफ्रीका महाद्वीप मुक्त व्यापार क्षेत्र, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट फ्री ट्रेड एरिया के तहत भारत अफ्रीका साझेदारी को मजबूत करने के लिए भारत अफ्रीका व्यापार और निवेश समझौता, इंडिया अफ्रीका ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट की आवश्यकता को दोहराया है। अफ्रीका के लिए अन्य पहले भी हैं, तो इनको भी समझ सकते हैं हम लोग। अन्य पहल में अफ्रीका में बुनियादी ढांचे के विकास हेतु कार्यक्रम, प्रोग्राम फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन अफ्रीका। भारत द्वारा इस कार्यक्रम को अफ्रीकी विकास बैंक की मदद से लागू किया जा रहा है। फोकस अफ्रीका कार्यक्रम है। भारतीय तकनीक और आर्थिक सहयोग, इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन कार्यक्रम, तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण हेतु। अफ्रीका में डिजिटल अंतर को पाटने के लिए पैन अफ्रीकी नेटवर्क, ये सब है। एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर, भारतीय बंदरगाहों को अफ्रीका के बंदरगाहों से जोड़ने के लिए भारत जापान साझेदारी। लैंडलॉर्ड पोर्ट मॉडल, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भारत का पहला प्रमुख 100% लैंडलॉर्ड पोर्ट बन गया है। इसमें सभी गोदियों का संचालन निजी सार्वजनिक भागीदारी PPP मॉडल पर हो रहा है। अब इसको समझते हैं क्या है लैंडलॉर्ड मॉडल। इस मॉडल में सार्वजनिक रूप से शासित बंदरगाह प्राधिकरण मालिक एक नियामक निकाय और एक लैंडलॉर्ड के रूप में कार्य करता है, जबकि बंदरगाह संचालन संबंधी अन्य सभी कार्य निजी कंपनियां करती हैं। बदले में लैंडलॉर्ड बंदरगाह को निजी संस्था से राजस्व का एक हिस्सा प्राप्त होता है। इससे पहले सरकार ने लैंडलॉर्ड मॉडल के आधार पर महाराष्ट्र के दहानू के पास वधावन, भारत का 13वां प्रमुख बंदरगाह में एक प्रमुख बंदरगाह स्थापित करने का प्रस्ताव रखा था। थोड़ा सा समझते हैं जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के बारे में। तो मुंबई का जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह JNP देश के अग्रणी कंटेनर बंदरगाहों में से एक है और लायड्स लिस्ट टॉप 100 पोर्ट्स 2021 रिपोर्ट के अनुसार शीर्ष 100 वैश्विक बंदरगाहों के 26वें स्थान पर है ये। इसके बारे में और हम समझ सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कंटेनर टर्मिनल वर्तमान में 9000 TEU क्षमता वाले जहाज़ों को संभाल रहा है और उन्नयन के साथ यह 12,200 TEU क्षमता वाले जहाज़ों को संभाल सकता है। वर्तमान में भारत में 12 प्रमुख बंदरगाह हैं: दीनदयाल, पूर्ववर्ती कंडाला, मुंबई, JNPT, मोरमुगाओ, न्यू मैंगलोर, कोचीन, चेन्नई, कामराजार, पहले नॉर्थ है ये, वीवो, चिदम्बरनार, विशाखापट्टनम, पारादीप और कोलकाता का हल्दिया सहित ये टोटल हैं। तो मॉडल्स ऑफ पोर्ट ऑनरशिप यही है। लैंडलॉर्ड पोर्ट, जैसे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट हो गया। तो पोर्ट अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑन्ड है
और प्राइवेट एंटिटीज मेंटेन ऑपरेशंस। ये हो गया लैंडलॉर्ड पोर्ट मॉडल। सर्विस पोर्ट एक होता है, तो पोर्ट अथॉरिटी ओन्स द लैंड एंड ऑल अवेलेबल एसेट्स एंड कैरी आउट ऑल द ऑपरेशंस देमसेल्व्स। तो एक ये मेथड हो गया। इसके अलावा ये जो है कॉर्पोरेटाइज्ड पोर्ट, पोर्ट इज इंटायरली प्राइवेटाइज्ड एक्सेप्ट द ऑनरशिप रिमेन्स पब्लिक, जैसे मुंद्रा। तो इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट देख सकते हो, ये दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट कंडाला, मुंद्रा, पोरबंदर, भावनगर, भारूच, सूरत, वेरावल, रत्नागिरी, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, पणजी, मोरमुगाओ, मैंगलुरु, कोची, अलपुझा, ये है तूतीकोरिन, नागापट्टिनम, चेन्नई, इन्नौर, कट्टुपाली, फिर ये कृष्णापट्टनम, मछलीपट्टनम, काकिंडा, विशाखापट्टनम, ये सब है, पारादीप, हल्दिया, ये सब इम्पोर्टेंट पोर्ट हैं, मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया ये हैं। ठीक है, जो रेड वाले हैं ना ये मेजर पोर्ट्स हैं, बड़े बड़े पोर्ट्स हैं। जो ग्रीन वाले हैं वो मीडियम साइज के हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसरो के आगामी मिशन। तो गगनयान मिशन भारत का पहला मानवयुक्त मिशन 2022 के अंत में लॉन्च किया जाएगा। कॉस्मिक एक्सरे का अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया एक्सपोसैट। एस्ट्रोसैट के बाद एक्सपोसैट अंतरिक्ष में भारत की दूसरी खगोलीय वेधशाला होगी। स्पेस डॉकिंग प्रयोग 2024। स्पेस डॉकिंग दो अलग अलग लॉन्च किए गए अंतरिक्ष यान को जोड़ने की एक प्रक्रिया होती है और इसका उपयोग मुख्य रूप से मॉड्यूलर स्पेस स्टेशन स्थापित करने के लिए किया जाता है। ये सब इसरो के आगामी हैं। आदित्य L1 मिशन, भारतीय अंतरिक्ष यान सूर्य और पृथ्वी के बीच L1 लैंग्रेजियन बिंदु तक 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर भेजा जा रहा है। चंद्रयान तृतीय एक लैंडर रोवर मिशन होगा जिसका उद्देश्य चंद्रमा पर एक सॉफ्ट लैंडिंग करना है, जिसे दूसरे चंद्र मिशन के लिए नियोजित किया गया था। 3 भू प्रक्षेपण उपग्रह EOSS 2022, EOS-4 रिसैट A1 1A, EOS-6 ओशनसेट 3 इसरो के वर्कहॉर्स PSLV का उपयोग करके लॉन्च किए जाएंगे। तीसरे EOS-2 माइक्रोसैट को लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान की पहली विकासात्मक उड़ान में प्रक्षेपित किया जाएगा। तो ये सब देख लेना, पढ़ लेना इसके बारे में। ये कुछ आगामी मिशन है इसरो के। शुक्रयान मिशन, इसरो शुक्र ग्रह के लिए एक मिशन की योजना बना रहा है जिसे अस्थायी रूप से शुक्रयान कहा जाता है। अपना निजी का अंतरिक्ष स्टेशन, भारत 2030 तक अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन लॉन्च करने की योजना बना रहा है। इसके बाद वो अमेरिका, रूस और चीन की लीग में एक विशिष्ट अंतरिक्ष क्लब के रूप में शामिल हो जाएगा। नेक्स्ट अगला पॉइंट है धमनी बिफसार एनेरिज्म। इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? तो प्रसिद्ध गेम ऑफ थ्रोन सीरीज में डेनरिस टारगेरियन की भूमिका निभाने वाली अभिनेत्री एमिलिया क्लार्क ने हाल ही में खुलासा किया कि सीरीज के लिए फिल्मांकन के दौरान उन्होंने 2 बार मस्तिष्क धमनी विस्फार का सामना करना पड़ा था। एनरिज्म या धमनी विस्फार शरीर के किसी भी हिस्से में धमनी और नसों की सूजन है, परतों को कमज़ोर होने के कारण होता है। आमतौर पर महाधमनी घुटनों में जो है, घुटनों के पीछे मस्तिष्क के आंतों में होता है। यदि धमनी विस्फार विखंडित हो जाता है तो आंतरिक रक्तस्राव और स्ट्रोक का कारण भी बन सकता है। तो इसीलिए मैं चर्चा में था। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं इसको, वीडियो को रोक के समझ लेना ये, ठीक है। सेरेब्रल आर्टिलरी एन्यूरिज्म यहीं से है, क्या होता है, स्कल है ये, इसको देख लेना आप एक बार। आगे बढ़ेंगे, एमएसपी की बात करते हैं थोड़ा सा। न्यूनतम समर्थन मूल्य कॉन्टेक्स्ट है मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर समिति का गठन, प्राकृतिक खेती व्यवस्था। या आर्टिकल एमएसपी पर दिए गए पिछले आर्टिकल का अगला भाग है। एमएसपी वह दर है जिस पर सरकार किसानों से अनाज खरीदती है। इससे किसानों को कीमतों में उतार चढ़ाव सहन करने में मदद मिलती है और बुनियादी न्यूनतम आय सुनिश्चित होती है। अब थोड़ा सा ये समझते हैं एमएसपी में शामिल फसलें। तो वर्तमान में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति खरीफ और रबी दोनों मौसमों में उगाई जाने वाली 23 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करती है, 23। इन अनिवार्य फसलों में खरीफ मौसम की 14 फसलें, रबी की 6 और 2 अन्य वाणिज्यिक फसलें शामिल हैं। 14 खरीफ फसलों में धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, अरहर, मूंग, उड़द, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल, नाइजर सीड, कपास, ये सब हैं।
6 रबी फसल में गेहूँ, जौ, चना, मसूर, रेपसीड, सरसों, सूरजमुखी ये हैं। इसके अलावा 2 व्यावसायिक फसल में जूट और खोपरा हैं ये। अब अगला है इसमें कि एमएसपी की गणना। तो एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की गणना किसानों की उत्पादन लागत के कम से कम 1.5 गुना कीमत के आधार पर की जाती है। 2018-19 के केंद्रीय बजट में की गई घोषणा के अनुसार एमएसपी को उत्पादन लागत के 1.5 गुना के बराबर रखा जाएगा। एमएसपी का निर्धारण कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस की संस्तुति पर 1 वर्ष में 2 बार किया जाता है। ठीक है, इसी में है कि कृषि लागत एवं मूल्य आयोग एक वैधानिक निकाय है जो खरीफ और रबी मौसम के लिए कीमतों की सिफारिश करने वाली अलग अलग रिपोर्ट तैयार करता है। एमएसपी निर्धारित करने में शामिल की जाने वाली उत्पादन लागतें। एमएसपी का निर्धारण करते समय कृषि एवं लागत आयोग A2+FL तथा C2 लागत दोनों को ध्यान में रखता है। A2 लागत में किसान द्वारा सीधे नकद के रूप में बीज, खाद, कीटनाशक, मजदूरों की मजदूरी, ईंधन, सिंचाई आदि पर किए गए सभी तरह के भुगतान को शामिल किया जाता है। A2+FL में A2 सहित अतिरिक्त अवैतनिक पारिश्रमिक श्रम का एक अनुमानित मूल्य शामिल किया जाता है। इसके अलावा C2 लागत में कुल नगद लागत और किसान के पारिवारिक पारिश्रमिक A2+FL के अलावा खेत की जमीन का किराया, कुल कृषि पूंजी पर लगने वाला ब्याज भी शामिल किया जाता है। अगला हमारा पॉइंट है भारत और नामीबिया के बीच चीतों को भारत लाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। इसको लेके काफ़ी चर्चा हुआ है अभी हाल ही में। कॉन्टेक्स्ट है, अधिकारी मध्य प्रदेश के कुन्नू नेशनल पार्क में अफ्रीकी चीतों के पहले स्थानांतरण को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। अफ्रीकी चीता वर्ष 1952 से देश में विलुप्त हो चुके हैं। तो इसको पढ़ेंगे चीता के बारे में थोड़ा सा। अफ्रीकन चीता, तो ये IUCN वल्नरेबल किंग चीता, यह भी IUCN वल्नरेबल में। एशियन चीता IUCN में क्रिटिकल इंडेंजर्ड। इनके लोकेशन भी आप देख सकते हो, और ये लोकेशन है अंगोला, बोत्सवाना, मोजाम्बिक, नामीबिया, साउथ अफ्रीका, जाम्बिया। इसका इट इज़ म्यूटेशन ऑफ अफ्रीकन चीता विद 3 डार्क वाइट स्ट्रैप्स एक्सटेंडिंग फ्रॉम अ नेक टू टेल। इसका लोकेशन है कन्फाइंड टू सेंट्रल ईरान एंड इज़ द ओनली सर्वाइविंग चीता पॉपुलेशन इन एशिया। तो ये था 21 जुलाई 2022 के रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन रहे थे प्रीलिम्स एग्जाम से, उनको हमने देखा। आपका एक काइंड ऑफ रिवीजन भी हो गया। और डेली बेसिस पे अगर आप न्यूज़पेपर कर रहे हो तो जो आप नोट्स बना रहे हो उसमें ये सारे पॉइंट्स आपके होने चाहिए। जैसे ये ट्विप्लोमेसी एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। अच्छा लगा होगा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करिएगा। और एक ही प्लेलिस्ट में आपको सारे मिल जाएंगे। UPSC प्रीलिम्स फैक्ट्स 2023 करके हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।